नमस्कार। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पितृसत्ता और अपराध। आप आजमगढ़ से और मथुरा से दो ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर हैवानियत की हद पार कर दी गई। आजमगढ़ में सिरविहीन महिला की लाश के मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, तो वहीं पुलिस और हत्या आरोपित प्रेमी के बीच मुठभेड़ भी इस दौरान देखने को मिली, जिसमें मुख्य आरोपी प्रिंस यादव के पैर में गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ अहिरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के पास दिन में हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बलरामपुर पुलिस चौकी पर खुलासा कर दिया है और बताया जा रहा है कि 16 नवंबर को जिस महिला की अहिरौला थाने के पश्चिम पट्टी गौरी का ये पूरा मामला है, उस गांव में सड़क किनारे कुएं में लाश मिली थी, उसमें जो सिर गायब था। वहीं दूसरी घटना सामने आई है मथुरा से, जहां हाईवे पर सूटकेस में मिली लड़की के शव की पहचान हो गई है। मृतक लड़की की मां और भाई ने उसकी पहचान की है। जांच में खुलासा हुआ है कि लड़की के पिता ने ही उसकी हत्या की है। साथ ही शव सूटकेस में पैक करके मथुरा फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा में जिस लड़की का शव सूटकेस में मिला है वो दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही थी। बता दें, मथुरा में मिली लड़की के शव की पहचान आयुषी यादव के तौर पर हुई है। उसकी उम्र 21 साल थी। उसके पिता का नाम नीतीश यादव बताया जा रहा है और उनके ही ऊपर बेटी को कथित रूप से मारने का आरोप है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक लड़की के पिता ने ये बात कबूल भी कर ली है कि उसने अपनी बेटी आयुषी को मारा है। आरोपी पिता ने बताया है कि उसकी बेटी आयुषी बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। इस बात से वो नाराज था। जैसे ही आयुषी घर पर लौटी, पिता ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये बात आरोपी पिता ने पुलिस को दिए अपने बयान में स्वीकार की है। उसे वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर तालाब से बरामद किया गया। इसी से महिला की शिनाख्त आराधना प्रजापति 22 वर्ष के रूप में की गई है। बताते चले कि दो ऐसे मामले सामने आए मथुरा और आजमगढ़ से, जहां पर एक बार फिर से महिलाओं की साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। उनकी हैवान तरीके से हत्या कर दी गई है। इसहाकपुर में अपने मायके में महिला रह रही थी। शिनाख्त उसके पिता केदार और भाई सुनील प्रजापति ने की है। आजमगढ़ से ये पूरा मामला है। शव के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किए गए लकड़ी के बूटे और बांके को भी तालाब से बरामद कर लिया गया है। एसपी ने बताया है कि आराधना की इसी वर्ष फरवरी में कहीं और शादी हो गई थी, जबकि आरोपी प्रिंस इस दौरान विदेश में कहीं काम कर रहा था। शादी की बात सुनकर वो यहाँ पर अपने घर वापस आया और प्रिंस से युवती का 2 वर्ष से प्रेम संबंध बताया जा रहा है, इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि उसकी कहीं और भी शादी हो। वो जब यहाँ आया तो उसने युवती से शादी तोड़ने की बात की और उसको दबाव बनाया, जिसके बाद युवती ने शादी तोड़ने से मना कर दिया और आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया।
बताते चले कि महिलाओं के साथ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार महिलाओं के साथ कोई ना कोई घटना देखने को मिलती है। हाल ही में आफताब जैसी घटना सामने आई है, जहां आफताब ने अपना जुर्म कबूल किया है। तो वहीं आजमगढ़ में गला दबाकर एक युवती की हत्या कर दी गई है। मथुरा से भी एक और मामला सामने आया, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है और सूटकेस में उसका शव रखकर बाहर फेंक दिया था, जिसके बाद पिता ने भी अपने जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं आज बात की जाए, पुलिस और आरोपी के बीच आजमगढ़ मामले में मुठभेड़ हुई है। आजमगढ़ में सिरविहीन महिला की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस और हत्या आरोपित प्रेमी के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें मुख्य आरोपी प्रिंस यादव के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि प्रिंस विदेश में नौकरी करता था और उसके बाद जब वो घर वापस लौटा, अपने देश वापस लौटा और अपनी प्रेमिका से शादी तोड़ने की बात की, प्रेमिका ने शादी तोड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद प्रिंस ने अपनी प्रेमिका के टुकड़े कर दिए। वहीं आपको बताते चले कि आज जो मुठभेड़ हुई है आरोपी और पुलिस के बीच में, इस दौरान प्रिंस के पैर में भी गोली लगी है। उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और अहिरौली थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के पास ये मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बलरामपुर पुलिस चौकी पर खुलासा किया और बताया है कि 16 नवंबर को एक महिला का शव मिला था और अहिरौली थाना पश्चिम पट्टी गौरी का ये पूरा मामला था। खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं। अविरल, जिस तरीके से पूरी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, आजमगढ़ की घटना देखने को मिली और हाल ही में दिल्ली में भी घटना देखने को मिली, मथुरा में ये घटना देखने को मिली है, तो जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इनमें क्या कुछ तमाम अपडेट्स हैं? भी सामने आई है। सीधे तौर पर उसमें दिखाया गया है कि आरोपी एक प्रिंस था। प्रिंस ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया है। वो प्रेमिका की शादी कहीं ना कहीं दूसरी जगह हो रही थी और हो गई थी और उसके बाद में उसने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में उसने दबाव बनाया कि वो शादी तोड़ दे और तोड़ने के बाद में उसके साथ में रहे। लेकिन उसके बाद जो शादी हो गई थी तो उसने कहीं ना कहीं मना कर दिया और मना करने के बाद में उसको अंजाम भुगतना पड़ा, यानी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी तरफ अगर मथुरा की बात करें तो वहां पर भी ऐसी घटना देखने को मिली। वहां पर ऐसा था कि एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पुत्री उसको बताकर नहीं गई थी और बिना बताए कहीं चली गई थी। उसके बाद जब घर आती है तो उसके पिता इसमें आग बबूला हो जाते हैं और उसी आक्रोश में आकर अपनी बेटी की हत्या कर देते हैं और उसको भर के और हाईवे के ऊपर भेज देते हैं। हालांकि इन सभी मामलों की अगर बात करें तो सीधे तौर पर पुलिस ने सभी आरोपियों को लगभग गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरी चीज ये है कि आरोपी से जब पूछताछ की जाती है तो उसने अपना जुर्म कबूला है और बताने की कोशिश करी। उनमें ये समीकरण निकल के आए, यानी कि अगर बात करें ये प्रिंस की, तो प्रिंस जो है वो अब उसका प्रेमिका वाला एंगल निकल कर आता है। और जो मथुरा की घटना की बात करें तो मथुरा की घटना में पिता आत्मघातित होकर अपनी बेटी का जो है कत्ल कर देते हैं। और उसके बाद में अगर दिल्ली की बात करें तो लखनऊ की सुफियान की बात करें तो ये सभी घटनाएं एकदम अचानक से होती हैं और सभी महिलाओं के ऊपर में अत्याचार होते हुए नजर आते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपराधों को और ज्यादा, यानी कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर में और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है, जिससे कि नजीर पेश होती हुई नजर आए और ये पता चले कि अपराध जो करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करेगा और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालेगा। साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई की जाती है। अविरल, लेकिन देखने वाली बात यही है कि सख्त कार्रवाई तो कर रही है पुलिस, लेकिन क्या इसमें न्याय वाकई में मिल पाता है? अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स के साथ में। अजीत, जिस तरीके से ये सभी मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस प्रणाली जिस तरीके से इसमें कार्य कर रही है, कहाँ तक सफल हो पा रही? क्योंकि आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, अब क्या कुछ आगे इसमें किया जाने वाला है? बिल्कुल ऐसा बता दूंगा, जिस तरीके से लगातार जो मामले आ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कानूनी प्रक्रिया। अगर मैं बात करूँ एक लंबा प्रोसेस होता है। दिल्ली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर चुकी है और भी कई मामले चाहे हो तो आरोपी गिरफ्तार तो हो जाता है, लेकिन जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके बाद जो कोर्ट में जो प्रक्रिया होती है वो लंबी प्रक्रिया होती है। इस बीच जो पीड़ित है, पीड़ित को न्याय मिलने में कई बार सालों लग जाते हैं और वही एक जो प्रक्रिया है उसमें काफी बदलाव की जरूरत है। शायद इसी का परिणाम है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका जो हौसला है वो लगातार बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जब
मामला चलता है कोर्ट में, लगातार तारीखें होती है, तो मामला तुरंत ऊपर जाना चाहिए। लगातार सबूत और गवाह होने के बाद भी उनमें किस तरीके से विधायक चलती है, तो 2 साल 5 साल तक का जो लंबा जो मामला चलता है, कहीं ना कहीं इस वजह से जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका जो हौसला है वो लगातार बढ़ता है। अब अगर मैं बात करूँ दिल्ली के जो शारदा मर्डर केस की बात अगर करूँ, तो उसमें भी आरोपी जरूर दिल्ली पुलिस की गिरफ्तार है, लेकिन अभी उसने दिल्ली पुलिस के पास जो पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाए हैं। चाहे वो श्रद्धा में जो बाकी जो शब्द टुकड़े की बात हो, या अन्य चाहे श्रद्धा के मोबाइल की बात हो, या फिर और भी जो चीजें हैं वो दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं लग पाए। तो कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी समस्या है जो काफी लंबा समय लग जाता है, जिसकी वजह से जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका हौसला बुलंद होता है। जी हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, आलोक सिन्हा जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज़ पर। आलोक जी, जिस तरीके से महिलाओं के साथ में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, एक महीने की अगर बात की जाए, इस एक महीने में लगातार कई घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड में घटनाएं देखने को मिली, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मथुरा, आजमगढ़, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस पर ये क्या कुछ किया जाना चाहिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आलोक जी, लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं महिला अपराधों से जुड़ी हुई, एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में एक घटना देखने को मिली थी, उसके बाद दिल्ली में घटना देखने को मिली, आजमगढ़, मथुरा, लखनऊ, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं और कभी महिलाओं को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो उनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, क्या कुछ पहल की जानी चाहिए? सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते किस तरीके से महिलाओं का स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, ये बड़ा ही इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में हम लोग महिलाओं को माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, उसी देश में इस तरीके की घटनाएं घट रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत माता की जय बोलने वाले लोग और भारत माता को इस तरीके से संस्कार कर रहे हैं इस देश में रहकर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग एक संगठन चलाते हैं, राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ, और उसमें एक मुहिम चलाते हैं, बेटी रक्षा देश सुरक्षा, बेटी है तो कल है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी आज बच भी रही है और पढ़ भी रही है, लेकिन बेटी रक्षा करना अब जरूरत है। ये कैंपेन को बहुत तेजी से लोगों के बीच में ले जाना बहुत जरूरी है, और ये सब हम सभी की प्राथमिकता है जी। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे, अगर दिल्ली में हम आफ्ताब की बात करें, तो देखें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ, देखें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा लचीला हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था है, और जिसकी वजह से ये घटना बराबर होते रह रही है। और आप देखें कि दिल्ली भारत की राजधानी होने के बावजूद इस तरीके की घटना घटी, और इस घटना पे आप सोचने पे आतुर हो जाएंगे कि इस घटना पे 4 महीने क्यों, इवन 6 महीने बाद पुलिस को पता लगता है कि उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अगल बगल में लोग रहते हैं, लेकिन लोग इतने जागरूक नहीं है, क्योंकि अगर किसी बच्ची को मारा जा रहा है तो आवाज जरूर आएगी, या किसी तरीके की संभावनाएं उनको दिखेगी। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग बिल्कुल नैरो माइंडेड हो चुके हैं, हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तो पहल ये है कि हम सब समाज को फिर से बदलने का काम करें और व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करे। अगर सरकार व्यवस्था को दुरुस्त करती है तो मेरा मानना ये है कि इस तरीके की घटनाएं रुक तो नहीं सकती, लेकिन कम जरूर हो जाएंगी। जी आलोक जी, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लचर कानून व्यवस्था है और पुलिस प्रणाली जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही है। पुलिस प्रणाली किस तरीके से काम कर रही है, इसकी जानकारी अविरल से ले लेते हैं। अविरल, जिस तरीके से तमाम घटनाएं हुई हैं, क्या कुछ काम कर रही है पुलिस और क्यों लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या जमीनी हकीकत है इसकी? होते हैं, उसके बाद में अपराधी कहीं ना कहीं अपने बचाव का रास्ता ढूंढते हैं। साथ ही साथ आप देखिए, जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि ये सारी घटनाएं घटी हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तफ्तीश करती है, उन अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी टीम बिठाती है और अपराधियों को पकड़ती है, साथ ही साथ सलाखों के पीछे भेजती है। उसके बाद में कहीं ना कहीं आप देखिए कि तमाम जो प्रक्रिया
प्रक्रियाएं, कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, कोर्ट कचहरी, न्याय मिलना, उसमें जो एक लंबा समय जो मिलता है अपराधियों को, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं वो टाइम मिलता है, यानी रेस्ट करते हैं वो। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें निकल कर आती है जिससे कि उनको बेल हो जाती है, वो छूट जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये बात समझने की है कि जो कानून व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं और मजबूत होना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी अपराध करने के बाद में वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है कि आखिर हमको इस रास्ते से बचना है, तो वो रास्ते हमें कानून में मिल जाते हैं। लेकिन इसीलिए अब कानून की व्यवस्था जो है उसको और ज्यादा सख्ती के साथ में बदलना पड़ेगा, और कानून जैसे ही बदल जाएगा तो इन सब चीजों की जो भरमार है, जो अपराधी हैं, जो लगातार अपराध करते हैं, उनके अंदर में खौफ बनेगा। तो ऐसे में अब आप समझिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने जैसे ही सत्ता संभाली थी उन्होंने बताया था कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी और अपराधियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि देखिए इस हिसाब से उन्होंने काम भी किया है, लेकिन जो इस तरीके की घटनाएं आती है, जो अपराध होते हैं, इसके पीछे जो है पुलिस भी अपना काम करती है। पुलिस जाती है, अपना पकड़ती है अपराधियों को, पकड़ने के बाद उन्हें तमाम जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करती है और जेल के पीछे भेजती है। लेकिन जो फिर उसके बाद जो प्रक्रिया, कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वहां पर अपराधी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है, और उसके बाद में तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो उसको कहीं ना कहीं लिवरेज देती हैं, उसको आसानी देती है, वो आसानी से बाहर आ सकता है। कई बड़े जघन्य अपराध जब होते हैं तब कहीं ना कहीं ऐसी सख्ती के साथ में उनको सजा मिलती है और फांसी जैसे तख्ते पर उनको लटकाया जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, जिससे कि अपराधियों में खौफ बने और अपराधी ऐसे तमाम जो अपराध है वो करने से बचें, और अपने दिमाग में कोई भी अपराध करने से पहले उनको समझना चाहिए, उनके जहन में आएगा कि अगर मैं ऐसा अपराध करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये कानून नहीं छोड़ेगा, पुलिस नहीं छोड़ेगी, समाज नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल अविरल, तो कहीं ना कहीं खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से पुलिस प्रणाली काम कर रही है, कानून काम कर रहा है, अपराधियों के मन से खौफ खत्म हो गया है। उनके मन में ये रहता है कि अगर कोई अपराध कर भी दिया तो बेल मिल जाएगी या फिर छूट जाएंगे। बिल्कुल अच्छा, देखिए यही होता है कि जब अपराधी अपराध करता है और जो पेशेवर अपराधी होते हैं उनको ये पूरा रास्ता पता होता है कि आखिर उनको कैसे बचाव मिलेगा, वो कैसे बच सकते हैं। अपना अपराध करने के बाद में वो इधर उधर भागते हैं, छिपते हैं, राज्य बदल देते हैं, दूसरे राज्य चले जाते हैं, वहाँ आसानी से दूसरी सरकार में चले जाते हैं। तो यानी कि ये सब तमाम व्यवस्थाएं उनको पता होते हैं। लेकिन जो ऐसे अपराध करते हैं, जो जैसे कि अभी घटनाएं हाल ही में देखने को मिली है, ये कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो हाल ही में किसी योजनाबद्ध तरीके से किसी का मर्डर तो कहीं ना कहीं क्या आपको ये भी लगता है, कहीं ना कहीं क्या आपको ये भी लगता है कि अपराधियों पर कोई बड़ा हाथ है, किसी मजबूत कोई भी कह सकते हैं नेता या फिर किसी मजबूत पक्ष का हाथ रहता है, जिसकी वजह से उनके मन से डर खत्म हो रहा है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक संरक्षण अगर अपराधियों को रहता है तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, अजीत से जान लेते हैं। अजीत, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई मजबूत पक्ष का हाथ रहता है, कोई समर्थन रहता है, जिसकी वजह से मनोबल बढ़ता हुआ नजर आता है अपराधियों का? बिल्कुल आपको बताना, हालांकि हम किसी मजबूत पक्ष की बात नहीं कह सकते, चाहे राजनीतिक संरक्षण की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो सबसे बड़ा जरूरत है कि हम कानून व्यवस्था में बदलाव, ताकि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको सख्त मैसेज जाए। ज्यादा पुराना हाल ही का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो छावला जो केस हुआ, जिस तरीके से 2012 में एक दूसरे के साथ दुष्कर्म होता है और निचली अदालत में जाकर के वो हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां से उनको सजा मिलती है। लेकिन तकरीबन 10 साल बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट सबूतों के अभाव में सभी आरोपी को बरी कर देती है। अब ये इस तरह का एकलौता मामला नहीं है, ऐसे और भी कई मामले हैं जहाँ पीड़ित अपने आप को न्याय से वंचित समझता है। वहीं इस तरह के जब फैसले आते हैं तो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका हौसला और बुलंद होता है। तो जाहिर तौर पर जरूरत है कि हमें जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको सख्त मैसेज जाए और जो सजा है वो समय से मिले। जब अगर कोई भी मामला जब चलता है वो लंबी प्रक्रिया में हो जाता है, तो इस तरीके से जो और लोग हैं उनके अंदर एक मैसेज आता है कि हम अगर अपराध करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोर्ट में तारीखें चलेंगी और बाद में कहीं ना कहीं उनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाएगा। तो ये जो मैसेज है ये अपराधी किसी के लोगों का मैसेज पहुंचाने की जरूरत है कि नहीं, अगर आप अपराध करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। बिल्कुल अजीत, और जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, एफएम न्यूज़ भी लगातार सवाल पूछ रहा है कि कब महिलाओं के साथ हो रहे अपराध थमने वाले हैं और कब इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगेगी, कब उन पर रोक लगेगी। लगातार एफएम न्यूज़ भी ये सवाल पूछ रहा है। और जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई हैं, क्यों एक पिता जल्लाद बन गया, क्यों इतना हैवान
क्यों इतना हैवान हो गया कि अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल भी ये खड़ा हो रहा है कि क्यों महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आखिर एक पिता क्यों इतना हैवान हो गया, क्यों अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वजह एक मामूली सी थी, टुकड़ों में क्यों महिलाएं बट रही हैं, क्यों लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि महिलाओं को बांट दिया जाता है, टुकड़े कर दिए जाते हैं, कभी उनके शव को सूटकेस में रखकर फेंक दिया जाता है। ये एक कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अविरल, इस बात की अगर पुष्टि की जाए, जिस तरीके से ये खबर सामने आई थी कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, एक सूटकेस में महिला का शव मिला था, इस घटना को लेकर क्या कुछ परिवारजनों का कहना है? बिल्कुल, देखिए आस्था, ये जो घटना हुई थी रोड के ऊपर में, हाईवे के ऊपर में जो शव मिला था सूटकेस के अंदर में, तो इसकी पूरी तफ्तीश की बात अगर करें तो इसमें जो पुलिस थी, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, कब्जे में लेकर जांच के लिए आगे भेजा। तो जो कारण पता चलता है, कारण बिल्कुल जरा सा कारण ये था कि बेटी बिना बताए कहीं चली जाती है और उसके बाद में जब घर आती वापस तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ गई थी, तमाम बातें पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं। तो उसके बाद में इतना वो पिता आग बबूला हो जाते हैं कि गुस्से से लाल हो जाते हैं कि उनको जो है कुछ दिखाई नहीं देता, बेटी के दुश्मन बन जाते हैं और आखिर में अपनी बेटी को ही वो मार देते हैं और मारने के बाद में उसको सूटकेस से भर के सड़क के ऊपर फेंक देते हैं। तो ऐसी ये चीज जो घटनाक्रम होता है, ऐसे में पुलिस ने उसको सीधे तौर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में तमाम और से जानकारी उससे देती हुई नजर आएगी पुलिस। लेकिन फिलहाल ये देखने की बात है कि जरा सी बात के ऊपर में किसी ने किसी की हत्या कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, एक मामूली सी वजह है जिसकी वजह से एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। आलोक जी, आपसे एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ में, देश में ये घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि अपने ही जब पारिवारिक रिश्ते हैं, पिता या फिर किसी भी तरीके से बात करें, मामा चाचा भतीजा, अपने ही जो पारिवारिक रिश्ते हैं उन पर ही जब भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से घटनाएं पिता के द्वारा ही जब की जा रही हैं, तो बेटियां क्या करें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर हम अपने यहाँ कानून व्यवस्था देखें तो कानून व्यवस्था की लचर इतनी है। मैं इसको कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपका वाला कांड हुआ, वहाँ पे पिता ने मना किया कि आप उसके साथ लिविंग रिलेशन में मत हो, आप उसके साथ मत जाओ। लेकिन जब लड़कियां 18 साल की हो जाती है तो घर के सभी सदस्यों का, माँ बाप, भाई बहन को, सबका अधिकार खत्म हो जाता है, तो कानून का अधिकार। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारी बच्चियां 18 साल से बच पा रही है तो 18 साल के बाद अगर नहीं बच पाती है तो इसमें हमारा और आपका दोष नहीं है, इसमें सरकार का दोष है। देखो, अगर आप कानून के अंदर आ जाते हो तो कानून भी रक्षा करेगा ना उसका। अगर मान लीजिए, मैं बहुत बारी देखा हूँ कि अगर बेटियों को रोका गया तो वो बाप के खिलाफ जाके केस कर देते हैं, माँ के खिलाफ केस कर देते हैं। तो उस कंडीशन में माँ बाप भी क्या करें। और जो इसकी उस घटना की बात है तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि ये सही हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमेशा माँ बाप अपनी बच्चियों के, अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा के लिए जो है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर माँ बाप ही इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जब पिता के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, तब क्या किया जाए? एक सवाल यही खड़ा हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लगातार इन घटनाओं में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मथुरा में जो हाईवे पर सूटकेस में शव मिला था लड़की का, उसका भी खुलासा हो गया है। आजमगढ़ में जिस तरीके से एक प्रेमी ने महिला की हत्या की थी, उसका भी खुलासा हो गया है।
फिलहाल अब देखने वाली बात यही होगी कि इस मामले में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब महिलाओं के साथ इस तरीके के अपराध रुकेंगे। हमारे साथ चर्चा में आलोक जी जुड़े हुए थे, सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे संवाददाता तमाम चर्चा के साथ, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इस में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।